स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया, देश के सबसे प्रमुख और विश्वसनीय चैनल में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। नमस्कार, मैं आपके साथ हूं। आइए जानते हैं आज की ताजा अपडेट्स। देश और दुनिया में क्या चल रहा है उसकी पूरी जानकारी लेकर हाजिर हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज के मुख्य समाचार की। ट्रेड डील में अमेरिका को बेच दिया देश, ये आरोप लगाया मुंबई में सचिन पायलट ने। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया, मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। सचिन पायलट में मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि ट्रेड डील में किसानों को और ऊर्जा स्रोतों को गिरवी रख दिया। देखिए हमारे संवाददाता राजेश वानखेड़ी की रिपोर्ट। महाराज की जयंती है और बड़ी विडंबना है कि आज जिस मुद्दे पर मुझे बात करनी है, किसान, खेती, उन्हीं के बारे में कहा जाता है कि उनकी सेना को भी आदेश था कि किसी किसान का अगर अनाज खाना है तो पूरा पैसा चुकाना है उसको, और किसान को मान सम्मान के साथ हमेशा, चाहे वो पक्ष और विपक्ष हो, ये उनकी सोच थी किसान के प्रति। और आज हम जिस सरकार के राज में यहाँ बैठे हैं देश में, यहाँ पर संभवतः पहली बार, और मैं बात इसलिए बोल रहा हूँ कि गैर कांग्रेस सरकारें देश में पहले भी रही हैं, देवेगौड़ा जी रहे, वाजपेयी जी रहे, बाकी प्रधानमंत्री भी रहे, लेकिन पहली बार देश में जो रेड लाइन थी कि व्यापार समझौते में, द्विपक्षीय समझौते में, WTO में, FTAs में, जहां पर भी हो, लेकिन हमारे अन्नदाता और दूधदाता, हमारे किसान समाज को, किसानों को कभी भी किसी भी सरकार ने इस हाशिए पर लाकर नहीं रखा है। और आंकड़े बड़े स्पष्ट हैं। पहली बात तो अमेरिका जब भी कोई अनाउंसमेंट कर रहा है द्विपक्षीय, पहली बार देखा है कि वहां के राष्ट्रपति सोशल मीडिया पे पोस्ट कर देते हैं कि ये होने वाला है, चाहे वो भारत पाकिस्तान का युद्ध विराम हो, और 17 बार युद्ध विराम के बारे में बोल चुके हैं ट्रंप साहब कि मैंने ये व्यापार का लालच और भय दिखाकर भारत को ये सीजफायर करवाया है। 17 बार, 18 बार, और आज तक भारत के पॉलिटिकल लीडरशिप ने उसको कभी डिनाई नहीं किया। और आपने देखा होगा कि इंडिया और यूरोपियन यूनियन का भी एक FTA हुआ, उस पर कोई बहुत ज्यादा चर्चा नहीं हुई क्योंकि वो एक म्यूचुअल एग्रीमेंट था। लेकिन अमेरिका के साथ एक डील हुई है, और डील क्या है देखिए आप। डील में भारत के ऐसे करोड़ों किसान हैं जो कपास, सोयाबीन, मक्का, इनकी खेती करते हैं, और भारत ने ये एग्री किया है कि हम अपने देश के जो बाजार हैं वो अमेरिका के खाद्य पदार्थों के लिए खोल देंगे। जो सब्सिडी अमेरिका देता है और जो हम देते हैं उसकी तुलना ही कर सकते हैं। और भारत के जो किसान वर्ग के लोग हैं उनसे कोई चर्चा, कोई संवाद, आप विपक्ष से भूल जाइए, मुझे लगता है कैबिनेट में चर्चा नहीं हुई होगी। लेकिन जो किसान संघ है और भाजपा की आप अगर इतिहास देखिएगा, सरकार बनने के तुरंत बाद 2014 में पहला संशोधन मोदी सरकार क्या लेकर आई, जो हम लोगों ने बनाया था जमीन अधिग्रहण कानून, उसका संशोधन करने के लिए, ताकि व्यापारियों को, जमीन खरीदने वालों को राहत मिले, इसलिए उन्होंने किया था संशोधन भूमि अधिग्रहण कानून के ऊपर लेकर। राहुल गांधी जी ने उस समय पार्लियामेंट के अंदर और हम सबने पार्लियामेंट के बाहर जबरदस्त दबाव बनाया। अंत में पूर्ण बहुमत होने के बावजूद भाजपा सरकार को अपना वो निर्णय वापस लेना पड़ा। दे कुड नॉट अमेंड द लैंड एक्विजिशन एक्ट। सरकार दूसरी बार बन गई, पहला काम क्या किया, 3 काले कानून किसानों के खिलाफ देश में बनाए। देश के तमाम मंडियों को, देश के अनाज व्यापार को चंद हाथों में डालने का पूरा उन्होंने षड्यंत्र बना लिया था। पूरे देश के किसानों ने राजधानी में महीनों तक धरना दिया, सैकड़ों लोगों की जान चली गई, पूरे विपक्ष ने उसका विरोध किया। अंत में क्या हुआ, उनको अपने हाथ खींचने पड़े। मैं इसलिए बता रहा हूं कि जो सरकार बनती है उसकी प्रवृत्ति, उसकी प्राथमिकताएं और उसका काम करने का तरीका क्या है। इस सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि पहला, जब मौका लगेगा हम किसान का गला दबाएंगे, किसान को बोनस, किसान को राहत, किसान का कर्जा माफी भूल जाइए, लेकिन किसान और खासकर लघु किसान, छोटे किसानों को विशेष रूप से सरकार ने उस सौदे में उनको सैक्रिफाइस किया है। अमेरिका का जो रवैया रहा है वो कहीं ना कहीं भारत सरकार को दबा के काम कर रहे हैं, और ये सिर्फ इस डील में जो हमारे किसानों को, कृषकों को जो नुकसान होने वाला है, खासकर मीडियम टू लॉन्ग टर्म के अंदर, वो समझ से परे है।
लेकिन ये जो दबाव अमेरिका का है ये सिर्फ किसानों तक सीमित नहीं है। हमारी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के जो हम लोग हमेशा बोलते हैं, और अभी भी विदेश मंत्री जी बोल रहे हैं कि हमारा ये इंडिपेंडेंट एनर्जी सिक्योरिटी का हमारा व्यू होगा, कहां से होगा? कोई और मुल्क भारत को कैसे बता सकता है कि आप कहां से तेल खरीदेंगे, नहीं खरीदेंगे? काफी हम मात्रा में तेल लेते थे रूस से और ईरान से, और मुझे दुख है कहते हुए कि अमेरिका का जो दबाव है वो चीन पर नहीं चल रहा है। चीन ने दो टूक मना कर दिया और हमारे पर 50% टैरिफ लगाया, पहले धमकी दी। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, अमेरिका को पहले हम 3 से 5% टैरिफ देते थे, 50 की धमकी दी, 25 कर दिया, और इस डील में 18% कर दिया। जहां पहले 3 या 5 देते थे, अब 18% दे रहे हैं, और हमने $500 बिलियन का माल खरीदने का उनको आश्वासन दिया है 5 साल के अंदर। किस दाम पर लेंगे, क्या लेंगे, इसकी कोई चर्चा नहीं है, और डिटेल्स जो है वो अभी तक बाहर नहीं आई। आप पूछिए वाणिज्य मंत्री से, क्या इंडिया रूस से तेल खरीदेगा? वो बोलते हैं आप पूछिए विदेश मंत्री से। विदेश मंत्री को पूछो, वो पूछते हैं पूछिए वाणिज्य मंत्री से। किसी को मालूम नहीं है, और मैं इसलिए बोल रहा हूं, इशू ये नहीं है कि अमेरिका ने कहा कि आप तेल वेनेजुएला से लीजिए। वेनेजुएला का जो तेल है उसकी विस्कोसिटी बहुत ज्यादा है, हैवी है वो, उसको लाने में, उसको प्रोसेस करने में अलग तरह की टेक्नोलॉजी चाहिए, बहुत पैसा चाहिए। लेकिन किसके दबाव में? इस देश में हम लगभग 85% हमारी एनर्जी नीड्स को हम इंपोर्ट करते हैं। हमें देखना पड़ेगा कि हमको क्या सूट करता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, सोर्स ऑफ फ्यूल, ट्रांसपोर्टेशन, और पॉलिटिकली हमें क्या सूट करता है। अगर हमें सस्ता तेल रूस से मिल रहा है तो किस दबाव में हम उसको मना कर रहे हैं? मैं इसलिए इस बात को रेखांकित कर रहा हूं कि इस डील के अंदर बहुत सारी चीजों को ताक पर रखा गया है। सबसे पहले तो हमारा किसान वर्ग है। जैसे मैं कहा, महाराष्ट्र में यहाँ पे कितने कपास के हमारे किसान भाई हैं, सैकड़ों लोगों ने, किसानों ने आत्महत्या करी, क्योंकि वैसे ही वो मार्केट से कम्पीट नहीं कर पाते हैं। और अब बांग्लादेश को पाबंद कर दिया है। हमारा कपास बांग्लादेश खरीदता था, अब उनको बोल दिया है कि आप सारा ट्रेड अमेरिका से करेंगे। तो दबाव बनाकर चारों तरफ से हमारे को घेरा जा रहा है, और दुर्भाग्यवश ये सरकार इस डील को भी अपनी कामयाबी समझ रही है। जहां 3% देते थे, 18% दे रहे हैं। तेल खरीदने के लिए, गैस खरीदने में पाबंद कर दिया गया, आप यहां से लेंगे, यहां से नहीं लेंगे। ये पहली बार हुआ है। और देखिए, भारत की जो एनर्जी सिक्योरिटी है या फॉरेन पॉलिसी है, वो एग्नोस्टिक है कि देश में शासन किसका है। अलग अलग विचारधारा के लोग यहां पे सरकार बना के रहे हैं, लेकिन किसी भी सरकार ने कभी भी इतना बेदर्दी से किसानों के हित को अनदेखा नहीं किया। और मैं किसानों के लिए इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये जो सरकार है, इसने पिछले 11-12 सालों में अपना पूरा ध्यान, अपनी पॉलिसी मेकिंग, अपना बजटरी एलोकेशन किन लोगों के लिए समर्पित किया है? चंद वो लोग जो संसाधन वाले हैं। बाकी भाषण, विज्ञापन और घोषणाएं उन्होंने की हैं मिडिल क्लास के लिए, किसानों के लिए। लेकिन जो शाही है इनकी सरकार की, जो कदम चलती है, वो सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए चल रही है जो बहुत ही अधिक प्रभावशाली, शक्तिशाली हैं। बीजेपी का आप इतिहास देखिए, इतना प्रेम उमड़ रहा है अमेरिका के लिए आज, और मुझे लगता है कोई ना कोई दबाव है। आप इतिहास उठा के देखिए, जब मनमोहन सिंह जी ने भारत अमेरिका परमाणु करार किया था, वो किस लिए किया था? इंडिया को एक इस्टेब्लिश्ड न्यूक्लियर पावर स्टेट का दर्जा दिलाने के लिए। कोई डील नहीं करी थी, बराबरी के हमारे समझौता हुआ, हमने कुछ टर्म्स कंडीशंस रखे और भारत को परमाणु शक्ति का स्टेटस मिला पूरी दुनिया में। उस समय भाजपा ने इस डील का विरोध किया कि आप परमाणु करार कैसे करें अमेरिका के साथ, इंडो यूएस न्यूक्लियर सिविल डील। उसके बाद हम लोगों ने प्रपोज किया तो भाजपा ने अपोज किया एफडीआई इन डिटेल, भाजपा ने अपोज किया एफडीआई इन डिफेंस, भाजपा ने अपोज किया जीएसटी को, भाजपा ने अपोज किया डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को, आधार कार्ड को। और अब सरकार में आने के बाद इन सारे मुद्दों को अपनाते हुए, जैसा हमेशा करते हैं, चाहे वो महात्मा गांधी हो, सरदार पटेल हो, जब सत्ता में आएंगे तो उन सारों को अपना के अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। राहुल जी ने बहुत पहले कहा था जीएसटी जो आप लेकर आए वो सरल बनाइए, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड जीएसटी है, छोटे व्यापारियों की कमर टूट जाएगी। कितने सालों के बाद आके वही काम किया जो पहले राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी बोलते थे, स्लैब्स को 6 कर दिया, कम कर दिया।
तो ये जो पार्टी है, मुझे लगता है कि ये काफी मौका परस्त इनकी पॉलिसी मेकिंग है, लेकिन विशेष रूप से हमारे किसानों में, चाहे आप मैंने कहा सोयाबीन हो, कपास हो, मक्का हो, नट्स हो, डेयरी फार्म्स हो, और ये अधिकांश इस भारत का हिस्सा है, चाहे वो राजस्थान है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, पंजाब है, सब लोगों को वहां नुकसान होने वाला है। और एक और बात, हमने ये भी कमिट किया है कि हम जीरो टैरिफ कर देंगे अमेरिका के प्रोडक्ट्स के लिए, और नॉन टैरिफ्स को भी खत्म कर देंगे। नॉन टैरिफ खत्म करना मतलब आपने जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट्स को यहां पे आने की अनुमति दे दी। हमारा जो बीज है, हमारी बायोडाइवर्सिटी है, हमारा जो इकोसिस्टम है, अब वो फ्लड कर जाएगा जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज के साथ। ये वो बीज हैं जो शायद यहाँ किसी ने सोच के रोका होगा हमको, और जीएम सीड्स के साथ बहुत सारी भविष्य में दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। तो हम लोग तो जीरो टैरिफ अमेरिका को दे रहे हैं, वो हमसे 18% टैरिफ ले रहे हैं, हमको डिक्टेट कर रहे हैं कि आप कहां से तेल और गैस लेंगे। हमारे किसानों की आपने बलि चढ़ाने का काम कर दिया, और कोई राहत पैकेज नहीं है। हमारा टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो इतना महत्वपूर्ण है, इतने लाखों लोगों को रोजगार देता है, उसके प्रोटेक्शन के लिए कुछ नहीं किया गया है। बांग्लादेश को वो कंसेशन मिल रहे हैं, चीन आंख दिखा के वो कंसेशन ले रहा है, और भारत नाकाम रहा है। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि ये जो डील की गई है, ये एक तरफा डील है, और अगर कोई दबाव सरकार पे नहीं होता तो कोई भी सरकार, चाहे किसी पार्टी की सरकार हो, अपने होशोहवास में इस प्रकार की डील को ना तो मानती, एक्सेप्ट करती, और ना अपनी कामयाबी बताती। हम तो पार्लियामेंट के अंदर और देश के अलग अलग हिस्सों में हमारे किसान भाइयों के साथ खड़े हुए हैं। सरकार ने जानबूझ के नरेगा स्कीम को खत्म करने की ठान ली है। सिर्फ नाम बदलने की बात नहीं है, जो प्रोविजन नरेगा के थे वो लगभग समाप्त कर दिए हैं। अब गांव पंचायत में निर्णय नहीं होगा कि कुआं कहां बनेगा, सड़क कहां बनेगी, राजधानी निर्णय करेगी। पहले छोटे ठेकेदारों को काम मिलता था, स्मॉल कॉन्ट्रैक्टर्स को काम मिलता था, पंचायत समिति का, जिला परिषद का, अब स्टेट लेवल पे एक एजेंसी करेगी, और बजट लिमिट कर दिया है, इतने के काम होंगे। नरेगा एक डिमांड ड्रिवन प्रोजेक्ट था, कोई सरपंच अगर प्रधान एक्टिव होता तो करोड़ों रुपए के काम गांव में करा सकता था। अब उन्होंने कहा इतना है सीमा, यही बजट है, इसमें काम करिए। और जो प्रोसेस है डिमांड ड्रिवन काम मांगने का, इतना जटिल और मुश्किल बना दिया कि लोग जो एवरेज औसत वर्क डेज है 125 की गारंटी कर रहे हैं, जो 100 का था प्रावधान, नेशनल एवरेज 30-35 दिन में नहीं है। तो ये ग्रामीण क्षेत्र में, रूरल इलाकों में किसानों के साथ, मजदूरों के साथ घोर अन्याय कर रही है। ये सरकार सिर्फ प्रोपेगेंडा, प्रचार, भाषण और मैनेजमेंट का खेल कर रही है। जैसा आपने अभी देखा दिल्ली में जो है समिट हो रही है, वहां पर चीनी रोबोटों को अपना दिखा के कितना झेप का एहसास हुआ होगा सब लोगों को। इतना बड़ा आयोजन है, और वाहवाही लूटने के लिए आप सब कुछ ताक पे लगा रहे हैं। तो सरकार की जो मंशा है, जो नियत है और नीति है, वो सब पूरी तरह किसान विरोधी है, कृषक समाज के विरोधी है, और हमारी पार्टी और पूरा इंडिया अलायंस इसका पूरी तरह विरोध करता है, और हम जवाब मांग कर रहेंगे। ये सरकार जवाब देने में विश्वास करती नहीं है। पार्लियामेंट में राहुल जी को बोलने नहीं दिया जा रहा है, और मुझे बड़ा खेद हुआ आज जो भाषा भारत के संसदीय कार्य मंत्री ने इस्तेमाल करी है, देश के प्रतिपक्ष के नेता जो संवैधानिक पद है, उनको आप देश के लिए एक खतरा बता रहे हैं। ये अशोभनीय है, अमर्यादित है, और मैं सिरे से इस स्टेटमेंट को नकारता हूं। किसी भी देश के, हमारे भारतवर्ष के प्रतिपक्ष के नेता को आप सुरक्षा के लिए एक घातक व्यक्ति बताएं, ये उनके पद को शोभा नहीं देता। उन्हें स्टेटमेंट को विड्रॉ करना चाहिए और क्षमा मांगनी चाहिए। विपक्ष का काम है अकाउंटेबिलिटी तय करना, विपक्ष का काम है सवाल पूछना, जवाब मांगना। आप जवाब दें नहीं, आप उनको पार्लियामेंट से हटा दें, उनका माइक बंद कर दें, बोलने की अनुमति ना दें, और फिर उनको सुरक्षा का खतरा बताएं। उस व्यक्ति ने, जिस व्यक्ति के पूरे परिवार ने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, आतंकवादियों ने उनका बम से, गोलियों से जान ले ली, उस व्यक्ति को आप कहते हैं कि आप देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। बड़ा ही गलत स्टेटमेंट किरण रिजिजू ने दिया है, उनको माफी मांगनी चाहिए। और ये बात व्यक्ति की नहीं है, ये इस देश के लोकतंत्र में जो नेता प्रतिपक्ष होते हैं, वो एक संवैधानिक पद होता है, उसके खिलाफ, उनके उस पद के खिलाफ, उस व्यक्ति के खिलाफ ऐसे शब्दों का प्रयोग कर कर उन्होंने भाजपा का रवैया दिखाया है कि आप सिर्फ बेइज्जत करना जानते हैं, झूठे आरोप लगाना जानते हैं, लांछन लगाना जानते हैं, दबाव और टकराव की राजनीति करना जानते हैं, और आप संवाद में
फेडरल स्ट्रक्चर्स में, जवाबदेही में, ट्रांसपेरेंसी में और अकाउंटेबिलिटी में आपका विश्वास नहीं है। इस ट्रेड डील के बारे में बहुत सारी और डिटेल्स भी हमारे द्वारा दिखाई गई खबर कैसी लगी, प्लीज़ हमारे YouTube चैनल भीम न्यूज़ इंडिया पर कमेंट्स करके बताइए, जिससे यदि कोई कमी हो तो हम अपनी कमियों को सुधार सकते हैं। धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ।